बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनिमिलिया स्टार्ट किया था हमने। इससे पहले क्लासिफिकेशन और डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन, फिर साथ में एक फ़ाइलम पोरिफरा वो हमने पढ़ लिया है। आज एक और फ़ाइलम पढ़ेंगे और साथ में बॉडी सिमेट्री को आज डिस्कस करना है कि रेडियल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, इसको आज डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कौन कौन से फ़ाइलम्स इसमें आते हैं, और आज के लेक्चर में साथ में एक फ़ाइलम यानी फ़ाइलम सेलेंट्रेटा नाइडेरियंस वो भी पढ़ लेंगे साथ में। ओके जी, तो व्हाट इज़ बॉडी सिमेट्री और इसके बेस पे कैसे हम बॉडीज़ के पार्ट्स बनाते हैं। सो बॉडी सिमेट्री के लिहाज से animals are classified into two different groups. One is called radial and the other is called bilateral. एक रेडियल सिमेट्रिकल है, दूसरा जो है वो बायलैटरल है। अब नाम से आपको पता चल रहा है बायलैटरल। बायलैटरल टू इक्वल हाफ्स में जिसकी डिवीजन होगी वो बायलैटरल होगा। ज़रा दोनों में डिफरेंशिएट करें। रेडियल सिमेट्री क्या है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। Body can be divided into more than two equal halves. दो इक्वल हाफ्स में आप बॉडी को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, मोर देन टू इक्वल हाफ्स में। अब ये मोर देन टू इक्वल हाफ्स का यहाँ पे मतलब क्या है, ये आपको इस डायग्राम से समझ आ जाएगी। पहले ज़रा इसको कंपेयर करें बायलैटरल से। बायलैटरल में एनिमल की बॉडी जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। सो राइट एंड लेफ्ट will be the mirror image of each other. अब इस डायग्राम की तरफ देखिए। ये आपके पास एक सपोज स्टारफिश की बॉडी है और इसकी ये कटिंग मैनर देखें, डायग्राम में नज़र आ रहा है। हर एक आर्म इसमें अलग है और आप देखें तो ईच एंड एवरी आर्म ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू ईच अदर। ये सब एक दूसरे के बराबर है। तो जिन एनिमल्स की बॉडी को आप ऐसे सिमेट्री पे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं जो दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो और हर एक पार्ट जो हो वो क्या हो, वो इक्वल हो टू मोर देन टू इक्वल हाफ्स में अगर आप इसको डिवाइड करें। अब अगर आप इसको कंपेयर करें बायलैटरल से, इसमें देखें बॉडी को आप सेंटर पे स्ट्रेट इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसके दोनों साइड्स जो हैं राइट और लेफ्ट ये बिल्कुल इक्वल है। राइट और लेफ्ट साइड जब इसकी इक्वल है और आप देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ये एक दूसरे के। तो ये हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल दो पार्ट्स में डिवाइड होना, और रेडियल जो है ये क्या है, ये हमारे पास जो मोर देन टू इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो, इसको हमने क्या कहना है, दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल। अब MCQ में अगर आ जाएं कि एनिमल्स में कौन से आपके पास बायलैटरल है और कौन से जो है वो रेडियल है, तो याद रखिए रेडियल में सिर्फ एक ही फाइलम सेलेंट्रेटा है जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और बाकी जो इसके बाद जितने भी फाइलम्स हैं वो सारे क्या होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। नाउ रेडियल सिमेट्री ग्रेड रेडिएटा में जो फाइलम है एक, उसको आज डिस्कस करते हैं। तो गौर से ज़रा इस फाइलम के डिफरेंट कैरेक्टर्स देखिए। फाइलम सेलेंट्रेटा, इसको नाइडेरियंस भी कहा जाता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होता है उसकी वजह से। चलो इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, एक एक करके इसके कैरेक्टर्स को नोट करना है आपने और कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं इसमें। अच्छा जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइडेरियंस और सेलेंट्रेट्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ड सेलेंट्रेटा इसका मतलब क्या है और ये कौन सा वर्ड है। सो वर्ड सेलेंट्रेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड्स से वर्ड सेलेंट्रेटा डिराइव हुआ है। ये दो वर्ड्स कौन से हैं? एक इसमें हमारे पास कोलियोस, इसका मतलब है हॉलो। ग्रीक वर्ड्स है दो। हॉलो, कोलियोस का मतलब क्या है, हॉलो, एम्प्टी। और इंट्रान जो है, इंट्रान इसका मतलब क्या है हमारे पास, दिस इज इंटेस्टाइन। तो इस वर्ड से क्या पता चल रहा है, सेलेंट्रेट्स की बॉडी जो है
ये एक हॉलो इंटेस्टाइन होगा इसमें, यानी एक एम्प्टी अंदर से जो खाली होता है, हॉलो होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा इसमें, जो कि एंडोडर्मल डिराइवेटिव है। तो वर्ड सेलेंट्रेटा मीन हॉलो इंटेस्टाइन, ये इसका मेन करेक्टर है। नंबर 2, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाइडीरियंस। क्यों इसको नाइडीरियंस कहते हैं? बिकॉज ऑफ अ सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट और फिर नीडोसिस्ट, इसमें फ़र्क करें ज़रा। मैं पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। जहाँ पे ब्लास्ट का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है इमेच्योर, जहाँ पे सिस्ट का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है मैच्योर सेल, और जहाँ पे क्लास्ट का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है एम्प्टी और हॉलो। तो इस वक्त नीडोब्लास्ट जो है ये डेवलप होता है नीडोसिस्ट में। सिंपल सी बात यह है, नाइडीरियंस इसको नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट की वजह से इसको कहा जाता है, जिससे आगे जाके निमेटोसाइट्स एराइज होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं, और ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस जो है आगे इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 3, इसकी हैबिटेट क्या होगी? नाइडीरियंस जो हैं ये कहाँ पे रहते हैं? तो याद रखिए कि सारे के सारे ये एक्वेटिक हैं। फिर एक्वेटिक में दो तरह के हैं, वन इज़ मेरीन एंड द अदर इज़ फ्रेश वाटर। याद रखिए इस बात को, इसमें मोस्टली ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर स्पीशीज़ मेरीन वाटर में हैं, और कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कहाँ पे रहते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो हैबिटेट इसकी एक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वेटिक में से फिर मोस्टली मेरीन है, और कुछ इसमें से हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स ये भी इसमें मौजूद है। क्लियर हो गई ये हैबिटेट। नेक्स्ट इज़ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे डिवीजन कर चुके हैं, और उसमें हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसकी बात की थी। अब इस वक्त सेलेंट्रेट्स की बॉडी क्या है? तो याद रखें, द बॉडी इज़ डिप्लोब्लास्टिक। ये दो लेयर से बनी है। अब ये दो लेयर कौन से हैं, और ये ट्रू लेयर है कि नहीं है? तो डिप्लोब्लास्टिक में जो दो लेयर है, वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म आउटर वन, एंड द अदर इज कॉल्ड एंडोडर्म जो इनर है। क्वेश्चन ये बनता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान क्या होगा? ये हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन में। आपको याद दिलाऊं, हमने पढ़ा था कि ट्रिप्लोब्लास्ट जो 3 लेयर का होता है, वो एक्टो, एंडो और मीज़ो 3 लेयर्स होते हैं, जो तीनों कंप्लीट सेलुलर लेयर हैं। बट इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्ट, एक्टो और एंडो 2 सेलुलर लेयर हैं, बट एक इसके दरमियान में हमारे पास मीज़ोग्लिया है। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट लेयर। इसके दरमियान में मीज़ोग्लिया है, वो एक लेयर नहीं होगा। और ये मीज़ोग्लिया जो है ये नॉन लिविंग मटेरियल है, नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल है। तो इसमें एक्टो और एंडो के दरमियान क्या होगा? मीज़ोग्लिया होगा। अब देखना यह है कि इस एक्टो के सेल्स क्या फंक्शन करते हैं और एंडो के सेल्स क्या फंक्शन करते हैं। गौर करें इस बात की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्टोडर्मल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड आल्सो एराइज नेमेटोसिस्ट्स। जो हमारे पास एक्टोडर्मल सेल हैं, एक तो ये प्रोटेक्शन करते हैं किस चीज़ की? ओवरऑल बॉडी की प्रोटेक्शन करेंगे, और इससे निमेटोसिस्ट एराइज होंगे। ये निमेटोसिस्ट टेंटिकल्स के ऊपर स्पेशली होते हैं, जो ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस है हमारे पास। एंडोडर्मल क्या करते हैं? एंडोडर्मल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं? इससे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे। वो एंजाइम्स जो हैं फिर वो क्या करते हैं? वो डाइजेशन में हेल्प देते हैं, और जो फूड है वो इसकी वजह से डाइजेस्ट होता है। माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, टफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके ऊपर पड़े हैं हमारे पास निमेटोसिस्ट्स। ये निमेटोसिस्ट कंटेनिंग है। सो दिस निमेटोसिस्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये हमारे पास ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस है। अब इन सब चीज़ों को हमने डायग्राम में देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हाइड्रा की एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें चेक करते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। गौर करें इसकी तरफ, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, पहले इसमें आपको
टॉप पे माउथ के इर्द गिर्द कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, टेंटिकल्स इसको कहा जाता है। फिर इस माउथ के नीचे आप देखें इनसाइड ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो तकरीबन कुछ और लाइट ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही होगी। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। याद रखें इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, यानी सिर्फ माउथ है, इसमें एनस नहीं है। माउथ जो है ये यहाँ पे दोनों काम कर रहा है, फूड को इंजेस्ट भी करेगा और ये वेस्ट की रिमूवल भी इससे होगी। आगे एक दूसरा डायग्राम है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा। इधर आप बॉडी पार्ट्स देख लें, इसके नीचे आपको एक नर्व नेट नज़र आ रहा है जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन के लिए है, और फिर एपिडर्मिस है कंप्लीट जो एक्टोडर्मल लेयर है। अगर आप देखें तो गैस्ट्रोडर्म एक वर्ड यूज़ हुआ है, ये ऑरेंज कलर का आपको एक लेयर नज़र आ रहा है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है इसके इर्द गिर्द जो लेयर है, यानी ये असल में एंडोडर्म है, एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म, इसके दरमियान में ये जो ब्लू कलर का लाइट कलर पर्पल सा आपको नज़र आ रहा है, ये मीजोग्लिया है असल में। तो ये नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल होगा। ये ओवरऑल हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। नाइडेरियंस का सेलेंट्रेट की एक एग्जांपल है हमारे पास ये। अब इसमें हमने आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करनी है। इसके लिए फूड क्या होगा, ये फूड को डाइजेस्ट कैसे करेगा, तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल गौर से इसकी तरफ देखें और इसको नोट करते जाएं। अच्छा जी, इसका सोर्स ऑफ फूड अगर आप देखें, नाइडेरियंस जो है वो किस चीज़ को एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं, तो दे यूज़ जूप्लैंक्टन्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, लार्वा और कुछ स्मॉल फिशेस को ये यूज़ करते हैं। इधर एक बात आप याद रखिए कि इसका जो फूड सोर्स है ये डिपेंड करता है इसके साइज़ पे। जितना साइज़ इसका लार्ज होगा ये बड़ी चीज़ों को यूज़ कर सकता है एक्वेटिक कंडीशन के अंदर। चूँकि ये हैबिटेट इसकी एक्वेटिक है तो वहाँ पे ये इसको यूज़ करता है डिफरेंट चीज़ों को। साइज़ पे डिपेंड करता है और इसकी वजह से इसको आपने कार्निवोरस कहना है। अगर एमसीक्यू आ जाए कि सोर्स ऑफ फूड की वजह से जो नाइडेरियंस हैं ये हमारे पास क्या है, तो दे आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस कैटेगरी में आ जाएंगे हमारे पास। अब जब ये इस फूड को बॉडी के अंदर लेके आएंगे तो इसकी डाइजेशन कैसे होगी बहुत ज़रूरी है। और इसका ये जो स्टेप वाइज ये कंप्लीट प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इसको आपने सीखना है, याद करना है। डाइजेशन इसमें होती है दो तरीक़ों से, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर कहाँ पे होगी, ये एक स्पेशलाइज सेल में होगी जिसको गैस्ट्रोजॉइड्स कहा जाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ये कहाँ पे होगी, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो इसकी बॉडी में द ओनली कैविटी, तो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा सेलुलर। इस डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं, गौर करें। पहले आपको ऊपर फूड नज़र आ रहा है, ये फूड से एक रेड लाइन गई है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की तरफ। ये फूड यहाँ पे कैसे आएगा, कौन इसको बताएगा, सीखे इसको गौर से। इससे पहले डायग्राम में आपने देखा नर्व नेट जो है वो इसमें मौजूद है, न्यूरोसेंसरी सेल्स मौजूद है। तो जब फूड पार्टिकल या कोई प्रे इस टेंटिकल्स के साथ टच होगा तो वो नर्व सेल्स जो है यहाँ पे न्यूरोसेंसरी वो कोऑर्डिनेशन करेंगे और ये फूड इस माउथ के थ्रू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ जाएगा। अब पहला स्टेप क्या हुआ, फूड माउथ के थ्रू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, गौर से देखें ज़रा। ये फूड इस कैविटी में डाइजेस्ट होगा, कैसे, जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो सेल्स एंजाइम सीक्रेट करेंगे और उसकी वजह से फूड की डाइजेशन होगी। दूसरी बात, कुछ फूड यहाँ से गैस्ट्रोजॉइड सेल्स में इंटर होगा और उस सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होगी। जब फूड की डाइजेशन हो जाए तो डाइजेस्टेड फूड इसके बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं उस सेल्स में डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह गया है वो इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू, इस एक ही ओपनिंग है इसमें ना, इसमें एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज ऑर्गन तो नहीं है, तो माउथ के थ्रू एंट्रेंस भी हो रही है और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट भी हो रहा है।
तो जो वेस्ट पार्टिकल यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो आ गया है, वो प्रोडक्ट्स इस माउथ के थ्रू ही इसके बॉडी से क्या होंगे, ये बाहर चले जाएंगे। तो ये उसमें ओवरऑल डाइजेशन का तरीका है। माउथ से फूड की एंट्रेंस होगी, एंजाइम्स के थ्रू इसकी डाइजेशन होगी, और वेस्ट जो है ये माउथ के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। कुछ और कैरेक्टर्स भी नाइडीरियंस के हैं, वो देख लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नाइडीरियंस में सैलेंट्रेट्स में लोकोमोशन देखनी है, इसमें रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन ये कैसे होगी, रिप्रोडक्शन कौन से प्रोसेस से होगा, पॉलीमॉर्फिज्म इसमें कैसे होगी, पॉलीमॉर्फिज्म इसका एक यूनिक करेक्टर है, एंड फाइनल फिर लास्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकोमोशन देखें, इसमें लोकोमोशन कैसे होती है। एक्टिव लोकोमोशन होती है, इसमें एक्टिव लोकोमोशन होती है, और जो कॉलोनी के फॉर्म में जो होते हैं वो सीसाइल होंगे, यानी कॉलोनियल फॉर्म सीसाइल होगा इसका, और कुछ जो स्पीशीज है वो क्या करेंगे, एक्टिव लोकोमोशन। एग्जाम्पल दी गई है जेलीफिश की, जेट प्रोपल्शन करता है ये। जिस तरह आपने देखा होगा वो जेट जब आगे की तरफ जाता है तो उससे वो फ्लेम्स जो है वो पीछे की तरफ वो आ रहे होते हैं। तो इसको आपने सीखना कैसे है, बहुत आसान सी एग्जांपल है। अपने राइट हैंड को ऐसे पकड़े कि आपके फिंगर्स जो है वो नीचे की तरफ हो, तो ये फिंगर्स सपोज टेंटिकल्स हैं, और ये ऊपर जो आपका हाथ है ये अम्ब्रेला बन गया है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इसका बन गया है। मेडूसा में इस तरह होता है ज़्यादातर। अगर आप देखें तो ये फिंगर्स को अभी आप कंट्रैक्ट करें, पहले फिंगर्स को कंट्रैक्ट करें और फिर एक फोर्स से इसको नीचे की तरफ वो प्रोपेल कर दें, तो इससे आपका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस तरह जेलीफिश में ये टेंटिकल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इसकी एक्टिव लोकोमोशन होती है। तो ये इसमें डिफरेंट लोकोमोशन के तरीके हैं, वेराइटीज ऑफ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, डिफरेंट लोकोमोशंस जो है वो इसमें होती है। व्हाट्स अबाउट रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, तो दोनों डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं, कोई इसमें स्पेशलाइज सिस्टम फॉर रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन नहीं है, डिफ्यूजन से सिंपली ये होंगे। रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीकों से होती है, वन इज एसेक्सुअल एंड द अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें डिफरेंट तरीके हैं। फिर अगर आप एक मेथड देखें तो इसमें बडिंग है, आउटग्रोथ मेथड जिसको कहते हैं जनरली, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। यहाँ पे रीजनरेशन कैसे होती है, जिस तरह वो सिमेट्री में मैंने बताया कि 5 आर्म्स हैं, उसकी अगर आप इस मैनर में कटिंग करें कि सारे आर्म्स वो सेपरेट हो जाएं इक्वल हाफ्स में, तो उसमें से एक आर्म अगर अलग कर दें तो फिर कुछ वक्त बाद इसकी पूरी बॉडी में ये 5th आर्म दोबारा से आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड रीजनरेशन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही कॉमन मेथड है जिसमें हमारे पास स्पर्म और एग जो है ये टेस्टिस और ओवरीज से राइज होते हैं, डेवलप होते हैं, और सेपरेट सेक्सेस होते हैं इसमें। तो रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन मेथड है। आगे इसको डिस्कस करते हैं हाइड्रा में। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर इन केस ऑफ सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा का एक यूनिक कैरेक्टर है ये। पॉलीमॉर्फिज्म असल में क्या कहते हैं, इस वर्ड को जरा देखें, पॉली स्टैंड फॉर मैनी एंड मॉर्फ स्टैंड फॉर मॉर्फोलॉजी। पॉली स्टैंड फॉर मैनी एंड मॉर्फ स्टैंड फॉर मॉर्फोलॉजी। तो जब बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हो, यानी एक ही स्पीशी है, एग्जिस्टेंस ऑफ वन स्पीशी इन मोर देन 2 फॉर्म, एक ही स्पीशी है जो 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल है, इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। किस तरह 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल है, एग्जाम्पल इसकी ये है कि आपके पास एक ही स्पीशी 2 डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है। एसेक्चुअली एक शेप में होता है, सेक्चुअली फिर डेवलप हो तो दूसरे शेप में होता है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब याद रखिए एमसीक्यूज के लिए, जो स्पीशी एक से ज़्यादा फॉर्म में, 2 से ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल हो, एग्जिस्ट कर सकता हो, उस स्पीशी को असल में कहा जाता है जॉइड्स। जॉइड का वर्ड एक यहाँ पे यूज हुआ है, एक जॉइड का वर्ड हमने यूज किया है गैस्ट्रोजॉइड।
तो गैस्ट्रोजॉइड जो है वो डाइजेस्टिव स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो डाइजेशन के लिए है, तो उसको गैस्ट्रोजॉइड्स कहा जाता है और इसको सिंप्लीजॉइड्स कहा जाता है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? व्हेन बोथ द जनरेशंस फॉलो ईच अदर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ये प्लांट्स में भी आपने पढ़ा होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वहां पे जिस तरह हम पढ़ते हैं कि स्पोरोफाइट इज फॉलोड बाय गेमिटोफाइट एंड गेमिटोफाइट इज अगेन फॉलोड बाय स्पोरोफाइट, ये चीजें हम पढ़ते हैं वहां पे। तो यहाँ पे भी इस तरह सेक्सुअल और एसेक्सुअल जब एक दूसरे को फॉलो करे, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो प्रोसेस है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसको आपने सीखना है। कंसेप्ट्स की बातें हैं इसमें, गौर करें इस डायग्राम की तरफ। इसमें आपको पॉलीमॉर्फिज्म और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके ये स्टेप्स भी सीखें और ये डिफरेंट इसके हमारे पास जो फॉर्म्स है वो भी देखें। गौर करें इस डायग्राम की तरफ, बहुत ज़बरदस्त सा डायग्राम बना हुआ है और पूरे डायग्राम को आप छोड़ दें, जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ उस जगह पे फोकस करें और इसको सीखें। पहले आप लेफ्ट पे देखें तो एक बॉडी नज़र आ रही है जिसको पॉलिप्स लिखा हुआ है, पॉलिप्स। इसके टेंटिकल्स और माउथ जो है ये ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है, टेंटिकल्स माउथ ये ऊपर की तरफ है, पॉलिप्स। अब राइट साइड पे देखें तो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है जिसके टेंटिकल्स और माउथ आपको नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मेडूसा, मेडूसा। अब दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, पॉलिप्स जो है ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में होगा और मेडूसा जो है ये अम्ब्रेला शेप होगा। ये वैसे है तो नहीं बुक में, पर ये डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि ये अक्सर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिप्स एंड मेडूसा। तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए कि आप उसको लिख पाएँ। अच्छा, तो पॉलिप्स जो है ये ट्यूब्यूलर है, मेडूसा जो है ये क्या है? ये हमारे पास अम्ब्रेला शेप है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पॉलिप्स इज एसेक्सुअल फॉर्म, पॉलिप्स एसेक्सुअल है और मेडूसा जो है ये सेक्सुअल फॉर्म है। दो चीजें हो गई है। नंबर 3, पॉलिप्स सीसाइल होगा। पॉलिप्स जो है ये सीसाइल होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, फिक्स्ड होगा। और जो मेडूसा है इसमें मूवमेंट होगी, मेडूसा में लोकोमोशन होगी, ये एक्टिव लोकोमोशन करेगा। तो पॉलिप्स सीसाइल है और मेडूसा क्या है? इसमें लोकोमोशन हो सकती है, मोटाइल है ये। अब आप ये सीखें कि ये एक दूसरे को अल्टरनेट कैसे करते हैं। देखें, पॉलिप्स से मेडूसा की तरफ एक एरो गया है रेड कलर का, उसके ऊपर लिखा है बडिंग। तो बडिंग कौन सा प्रोसेस है? एसेक्सुअल प्रोसेस है। तो आप इसको याद करें, पी फॉर पॉलिप्स, पी फॉर पाकिस्तान, एम फॉर मेडूसा। पाकिस्तान से एक बंदा मदीना की तरफ जा रहा है, तो वो पैदल तो नहीं जा सकता ना साइकिल पे, वो जाएगा किस चीज़ के थ्रू? एरोप्लेन के थ्रू। तो इसको ऐसे याद करें, पाकिस्तान से मदीना जाने के लिए एरोप्लेन की ज़रूरत है, तो पॉलिप्स से मेडूसा बनेगा तो एरोप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप्स से जब मेडूसा बनेगा तो इसमें रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इसमें होगा हमारे पास। बडिंग इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब आ जाएं मेडूसा से पॉलिप्स की तरफ जाते हैं, ये क्या होगा? इससे पहले हमने कहा कि सेक्सेस सेपरेट है, तो मेडूसा में इस वक्त ओवरी से एग एराइज हो रहा है, डेवलप हो रहा है और वहां से स्पर्म आ रहा है। जब ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा, इसके न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा हमारे पास। ये जाइगोट, अब ये प्रोसेस कौन सा है? सेक्सुअल प्रोसेस चल रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसमें फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग हो रहा है। ये जाइगोट डेवलप होगा ब्लास्टूला में और ब्लास्टूला से बन जाएगा प्लेनुला। इधर जरा रुक जाएं, इसको सीखें। प्लेनुला क्या है? प्लेनुला असल में इसके लार्वल स्टेज को कहते हैं। प्लेनुला जो है, दिस इज द लार्वल स्टेज ऑफ हाइड्रा। तो सैलेंट्रेट के लिए, हाइड्रा के लिए अगर आ जाए कि लार्वल स्टेज क्या है, तो ये प्लेनुला है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एमसीक्यू आपके पास आ जाए कि सैलेंट्रेट्स की जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, फिर लोग कहते हैं ये बुक में नहीं है। अब कंसेप्ट देखें जरा।
जब प्लेनुला बन रहा है तो प्लेनुला तो एक लार्वा है ना। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है? इनडायरेक्ट वो होता है जो जिसके दरमियान में लार्वा आ जाए, और डायरेक्ट वो होता है जिसमें लार्वा ना हो, जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो, लार्वा के बगैर जो हो। इस वक्त लार्वा मौजूद है तो इसलिए सैलेंट्रेट्स के लिए आ जाए कि इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो आपने क्या लिखना है? इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये प्लेनुला डेवलप हो जाएगा एक न्यू सीसाइल पॉलिप्स में। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, इसको ऑब्जॉइड्स कहेंगे। और ये एक पॉलिप्स एसेक्सुअल है, मेडूसा सेक्सुअल है, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। पॉलिप्स इज फॉलोड बाय मेडूसा, मेडूसा इज अगेन फॉलोड बाय पॉलिप्स, फिर पॉलिप्स इज फॉलोड बाय मेडूसा, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे को फॉलो करें तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? अल्टरनेशन। दो जनरेशन एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज है सैलेंट्रेट्स के। जिस तरह हमने पोरेफ्रा का फार्मूला पढ़ा था, इस तरह एक एक करके ये फार्मूला जो है डिफरेंट फाइलम्स के फार्मूला डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक लाइन या कुछ वर्ड्स वो हम लिखें और उससे आप फिर पूरा फाइलम जो है उसको आप याद कर सकें। क्लियर?